हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, किसकी इजाज़त से तुम उठना चाहती हो? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, तो आप चाहते हैं मैं आज उठूं ही ना? मृत्युंजय महक को अपने और पास लाकर बोला, तुम उठ सकती हो लेकिन मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है तुम्हें उठने देने में। महक मृत्युंजय के गाल पर हल्का सा किस करके बोले, मेरी गुड मॉर्निंग किश, अब तो उठने दीजिए मुझे। मृत्युंजय महक के ऊपर आने के लिए हल्का सा ऊपर होता है तो महक उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, आज मुझे एकेडमी जाना है, मुझे देरी हो जाएगी। मृत्युंजय कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, तो मेरा बाकी का प्रॉफिट? महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा कर बोली, बाद में ले लीजिएगा। मृत्युंजय महक के गाल पर हाथ रख अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, हाउ अबाउट टुनाइट? महक मृत्युंजय के हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, वुड बी ग्रेट। मृत्युंजय महक की बात सुन उसके होठों पर हल्का सा किस कर लेता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। महक मृत्युंजय का शर्ट पहन रखा था जो कि उसके थाई तक था। महक सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी मृत्युंजय का फोन बजने लगता है। मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाल देता है तो उसे राघव कॉल कर रहा था। मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, इसलिए कहता हूँ कोई गर्लफ्रेंड बना लो, सुबह सुबह मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हो? दूसरी तरफ से राघव मृत्युंजय के फटकारने पर बोला, बॉस इमरजेंसी है। राघव की बात पर मृत्युंजय सीरियस होकर बोला, क्या हुआ? राघव फिर से बोला, एसडी कंपनी के आज मीटिंग है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राघव फिर से बोला, बॉस एक और खबर है। मृत्युंजय गुस्से से बोला, सस्पेंस क्रिएट करके मत बताया करो, जो बात है सीधा बताया करो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? राघव जल्दी से बोला, डेविड ने वैशाली की मांग की इन्फॉर्मेशन निकाली है। और मृत्युंजय राघव के रुक जाने पर फिर से गुस्से में बोला, इस महीने का तुम्हारा सैलरी कट, जब तक तुम बीच में हकला कर बोलना नहीं छोड़ देते, मैं हर बार तुम्हारा सैलरी काटूंगा। राघव रोने जैसे आवाज में बोला, राजीव बॉस कुछ मीटिंग पर गए हैं, उन्हें अब आने में 1 हफ्ते लग जाएंगे, सब कुछ आपको ही संभालना है। शोभित बॉस भी यहाँ पर नहीं है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, तुम किस काम के लिए हो? आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट करने लगता है तो राघव फिर से कहता है, बॉस एक और बात है। मृत्युंजय दहाड़ मारकर चिल्लाते हुए बोला, आ रहा हूँ मैं ऑफिस। तुम्हें इस तरीके से बीच बीच में बताने की जरूरत नहीं है, सारी कहानी सुना देना। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय बालकनी में जाकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा बाहर से कोई खटखटाता है। मृत्युंजय जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने अमृत खड़ा हुआ था। मृत्युंजय अमृत को देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें वैशाली के बारे में पता चला। क्या पता चला? अमृत मृत्युंजय के सवाल पर जो बोला, जो भी है सही है, लेकिन हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए। इन सब के पीछे इंद्र मित्तल का हाथ है और उसी ने कशिश को भड़काया है। मृत्युंजय अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, उसने बिल्कुल सही नहीं किया, गलत इंसान से पंगा ले लिया। मृत्युंजय को भड़कता हुआ देखकर अमृत बोला, मृत्युंजय इस बार का फैसला जोश में नहीं मत लेना, क्योंकि इस बार मीरा की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर तुम इंद्र मित्तल के साथ कुछ करते हो तो उसका सबसे पहला प्रभाव मीरा पर पड़ेगा। मृत्युंजय कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद बोला, मेरी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा। अमृत कंफ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखता है तो मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए कहता है, जाकर रेडी हो जाओ, ऑफिस चलना है, एसडी कंपनी के साथ मीटिंग है। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिलाता है और कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय कमरे में आ जाता है तो देखा है महक नहा धोकर बाहर आ चुकी थी। मृत्युंजय बिना महक से कुछ कहे सीधा बाथरूम में चला जाता है। महक मृत्युंजय के अचानक
बदले बिहेवियर पर मुंह बनाते हुए बोली, अजीब आदमी है, कब इनके दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। मृत्युंजय बाथरूम का दरवाज़ा खोल महक से बोला, महक मेरा सामान यूज मत किया करो। इतना कहकर मृत्युंजय दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है। महक एक गहरी सांस लेकर क्लोजेट में चली जाती है और जल्दी से कपड़े बदल बाथरूम बाहर ही टांग देती है। इधर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में सुधांशु बाइक से यूनिवर्सिटी आता है और अपनी बाइक पार्क करके क्लासरूम की तरफ जाने लगता है कि पीछे से नित्या चिल्लाते हुए कहती है, सुधांशु। सुधांशु पलट कर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? नित्या सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, कल तुम्हारा बर्थडे था ना, मैं तुम्हें कोई भी प्रेजेंट नहीं दे पाई, इसलिए आज हैप्पी बर्थडे। इतना कहकर नित्या एक छोटा सा बॉक्स सुधांशु के सामने रख देती है। सुधांशु एक नज़र गिफ्ट बॉक्स को देखने के बाद नित्या को देखते हुए बोला, यू नो व्हाट नित्या मित्तल, तुम मुझे कभी इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुधांशु की बात सुनने से चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह हैरानी से सुधांशु की तरफ देखने लगती है। सुधांशु नित्या को देखते हुए आगे बोला, एंड आई काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मुझे तुम जैसे एरोगेंट और बदतमीज लड़कियों से एलर्जी है, गुस्सा आता है मुझे। सुधांशु की बातों को सुनते हुए नित्या अपनी आंखों में नमी लिए बोली, तुम इतनी कड़वी बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना चाहती। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बिगिन फ्रेंड विथ यू। नित्या सुधांशु की बात पर बोली, लेकिन क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? सुधांशु नित्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम में लड़की जैसा क्या है? तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे दोस्ती करूं? तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे कुछ भी पसंद नहीं। नित्या अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली, आई प्रोमिस, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करूँगी, मैं अपने आप को चेंज कर लूँगी। बट प्लीज़ कैन वी बी फ्रेंड्स। इतना कहकर नित्या अपना हाथ आगे कर देती है। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर नित्या से हाथ मिलाते हुए बोला, लेकिन एक शर्त है, अपना एटीट्यूड तुम अपने पास रखना, मुझे मत दिखाना और दोस्ती से ज़्यादा बढ़कर कुछ करने की कोशिश भी मत करना। नित्या खुश होकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, आई प्रोमिस, तुम मेरा गिफ्ट ले सकते हो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुकीज बनाए थे। सुधांशु नित्या के हाथ से बॉक्स लेते हुए बोला, हाँ मुझे पसंद है कुकीज, दीदी बनाती है अक्सर। नित्या सुधांशु की बात पर खुश होकर बोली, तो तुम्हें जब भी खाने होंगे मुझे बता देना, मैं ले आऊँगी। सुधांशु नित्या की बात सुन अपना सिर हिला देता है और दोनों क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। विप्लो और अदिति कार के पीछे खड़े नित्या और सुधांशु को देख रहे थे। विप्लो अदिति की तरफ देखते हुए बोला, बनी क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? अदिति विप्लो की बात सुन कंफ्यूज होकर बोली, मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो, मैं इतनी होशियार नहीं हूँ। विप्लो अदिति के सिर पर मारकर बोला, इडियट। सिद्धू उस नक्चरी शैतान की नानी से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अदिति अपने सिर सहलाते हुए नाराजगी से बोली, इस तरीके से किसी पर नज़र लगाना और उनकी पीठ पीछे बुराई करना बैड मैनर्स होता है। विप्लो अदिति की बात पर बोला, सब कुछ मैनर्स के अंदर होता है, समझी? अब चुप रहो और जाओ चुपचाप अपने क्लास में। अदिति पैर पटकते हुए क्लासरूम की तरफ चली जाती है। तभी उसे आती हुई चश्मिश नजर आती है। विप्लो तुरंत आरू के पास जाकर उसके कंधे पर थपथपाता है तो आरू हल्का घबरा जाती है। विप्लो आरू को घबराया हुआ देख अपनी आंखें बड़ी करके बोला,
मजाक, तुम मुझे देखकर घबरा गए। क्या मैं तुम्हें एनाकोंडा नजर आ रहा हूँ जो तुम्हें निगल जाऊंगा? आरू अपने चश्मे का एडजस्ट करते हुए विप्लव से बोली, सॉरी, वो मुझे लगा कि वो छिछोरा आदमी फिर से आ गया। विप्लव हैरानी से बोला, छिछोरा? तुम किसकी बात कर रही हो? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो तुम्हें परेशान कर सकता है? बताओ जरा, मैं उसका मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगा। रिया पीछे से आकर विप्लव के सिर पर मार कर बोली, ओ अलाउद्दीन के बिना निकले हुए चिराग, होशियारी दिखाने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। रिया की बात पर विप्लव अपने सिर को सहलाते हुए गुस्से से बोला, यार, तुम इस तरीके से दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। रिया विप्लव को ढकेल कर आरू के सामने आकर बोली, सुनो चश्मिश, मैं तुमसे एक बात सीधा सीधा क्लियर करना चाहती हूँ। विप्लव रिया को जल्दी से पकड़कर आरू से बोला, तुम क्लास में जाओ। रिया विप्लव के पेट पर अपनी कोहनी से मारकर आरू के पास जाकर बोली, सुनो, जब से इस बापी के बच्चे ने तुम्हें देखा है, उसका किडनी, लीवर, फेफड़ा, दिन रात का चैन, नींद, सुख सब गायब हो गया, सिर्फ तुम्हारे कारण। आरू हैरानी से रिया की तरफ देखते हुए, मेरे कारण? लेकिन क्यों? रिया अपनी आंखें छोटी करके बोली, मुझे लगा था जो चश्मे पहनते हैं उनके पास दिमाग थोड़ा कम होता है इस मामले में, लेकिन तुम तो पूरा बत्तख का अंडा निकली यार। ये बापी का बच्चा तुम्हें पसंद करता है लेकिन कह नहीं सकता। आरू कंफ्यूज होकर बोली, क्यों? विप्लव तो बोल सकता है ना, तो कह क्यों नहीं सकता? रिया अपने बाल नोचते हुए बोली, आगाह है, हे भगवान, किन दो अक्ल के अंधे के बीच में मुझे पीसने के लिए अपने पैदा कर दिया। दोनों के पास दिमाग नहीं है। फिर आरू को घूरते हुए बोली, डरता है अपने दिल की बात तुमसे कहने के लिए, इसलिए तुमसे नहीं कह पाता। तो तुम समझ जाओ चश्मिश। आरू रिया की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन विप्लव ने ऐसा कभी नहीं कहा, और वो है कहाँ? आरू की बात सुन रिया इधर उधर देखती है, लेकिन विप्लव वहां से कल्टी मार चुका था। रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, विप्लव के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इतना कहकर रिया आरू को बिना आगे कुछ कहे सीधा क्लास की तरफ चली जाती है। आरू कन्फ्यूजन में उन लोगों को जाता हुआ देखती है और क्लास की तरफ चली जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में रिया के कहे बात का कन्फ्यूजन में ही घूम रहे थे। इधर डिस्पेंसरी रूम में विप्लव चुपचाप सिर दर्द का बहाना बना आकर यहाँ पर सो गया था। विकल्प कैंटीन से भागते हुए अपने केबिन की तरफ जाने लगता है कि अचानक उसका पैर स्लिप होता है और आ रहे डेविड से टकरा जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। ऑकवर्ड सिचुएशन ये थी कि विकल्प ने डेविड को किस कर लिया था। डेविड के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहीं कुछ एम्प्लॉयज उन दोनों को देख लेते हैं। विकल्प जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह को पोंछते हुए बाथरूम की तरफ भाग जाता है। डेविड होश में आता है और सारे एम्प्लॉयज की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी दो लोगों को गिरते हुए नहीं देखा? जाओ अपना काम करो। डेविड नाराजगी भरी आवाज पर सारे एम्प्लॉयज अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन वहां खड़ा राघव अभी भी हैरानी से डेविड को देख रहा था। डेविड राघव के पास आकर बोला, तुम मुझे क्यों इस तरीके से फटी हुई आंखों से देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर जोकर लिखा हुआ नजर आ रहा था? राघव हैरानी से डेविड को देखते हुए बोला, यू आर गे, और ये कंफर्म हो गया। बॉस ने तुम्हें किस किया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डेविड राघव की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो क्या मैं कत्थक करूं या फिर दहाड़ मार कर रोता फिरूं कि विकल्प ने मेरी इज्जत लूट ली? राघव डेविड से 2 कदम पीछे होकर बोला, छी छी, तुम जैसे मर्दों से मुझे घिन आती है।
डेविड राघव की बात सुन उसे कॉलर से पकड़कर अपने बिल्कुल पास ले दीवार से चिपक कर उसके पैरों के बीच अपने पैर को रख कर बोला, चलो तुम्हें मैं अपना पार्टनर बना लेता हूँ। डेविड की बात सुनकर राघव की जान उसके हालत में अटक जाती है और वो डेविड के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करते हुए हकला कर कहता है, तुम ना पागल हो क्या? डेविड अपनी गर्म सांसें राघव के कान में छोड़ते हुए बोला, नो यू कॉल मी गे। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि गे अपने पार्टनर के साथ क्या करता है। राघव अपनी पूरी ताकत लगा डेविड को खुद से दूर धकेल कर बोला, हद में रहना, अपने मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा सामान भी तोड़ दूंगा मैं, बहुत दर्द होगा तुम्हें। डेविड तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, मज़े भी आएंगे, चलो ना मेरे केबिन में या तुम्हारे केबिन में। राघव डेविड के गाल पर थप्पड़ मार कर बोला, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, दोबारा मेरे सामने मत आना तुम घटिया हौशी आदमी। इतना कहकर राघव अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। डेविड के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपने गाल को सहलाते हुए कॉन्फ्रेंस मीटिंग की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।